गुड आफ्टरनून बच्चों। मैंने पहले आपको श्वसन के बारे में पढ़ाया था। अब है परिवहन। परिवहन तो परिवहन जंतुओं में किस चीज का होगा? रुधिर का होगा। रुधिर का परिवहन मतलब रुधिर हमारे पूरे शरीर के संपूर्ण भाग में क्या होती है? सर्कुलेट होती है, जाती है। ठीक है। और रुधिर के साथ साथ हमारे अंदर और क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंचता है। ठीक है। जो कि भोजन के उपरांत चाहे श्वसन क्रिया के उपरांत जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित होती है उसका भी संवहन कौन करता है? रुधिर करता है। ठीक है। तो रुधिर का परिवहन या परिवहन में क्या आएगा? रुधिर। रुधिर क्या है? एक तरह संयोजी ऊतक है। ठीक है। रुधिर परिवहन में कैसे परिवहन होता है? तो हमारे अंदर हृदय है। हृदय आपको मालूम है हमारी मुट्ठी के बराबर है। ठीक है। और हमारे हृदय में 4 भाग हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो बायां अलिंद और दायां अलिंद। नीचे है बायां निलय और दायां निलय। ये 4 भाग हमारे 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में। ठीक है। हृदय कहाँ स्थित है? हमारे दोनों लंग्स के और मध्य में, यहाँ पर कुछ बाईं ओर की ओर झुका हुआ है ना। इस स्थान पर वो किस में स्थित होता है? हृदय चैम्बर कक्ष होता है, उसमें ये स्थित होता है। और इसके ऊपर हृदय के ऊपर दोहरा लेयर होती है, परत होती है, पेरिकार्डियल झिल्ली, विसरल झिल्ली और पेरिकार्डियल। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है वो बाहर की तरफ उसको आघात, चोट इन सब से बचाती है। विसरल में क्या है? वो जो इसके पेशियां हैं उनसे वो चिपकी रहती है। ठीक है। सटी होती है। तो दोनों के मध्य में एक कक्ष बन जाता है, एक चैम्बर। दोनों झिल्लियों के मध्य में क्या होता है? एक छोटा सा गैप पतला सा होगा, उसके अंदर ये हृदय द्रव पेरिकार्डियल फ्लड है ना, भरा होता है। जैसे हम लोग कभी कूदते हैं, दौड़ते हैं या झटका लगता है तो हमारा हृदय को वो आघात से बचाता है। दूसरा हृदय के अंदर चैम्बर है, तो चैम्बर में भी है, सुरक्षित है। और दूसरा जो है हृदय पेरिकार्डियल चैम्बर में। ठीक है। और उसके अलावा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के द्वारा ये ढका होता है। तो इस तरह से ये क्या होता है? आघात, चोट वगैरह से सुरक्षित होता है। ठीक है। अब हमको देखना है कि इसके 4 भाग हैं। तो 4 भाग में 2 अलिंद है और 2 निलय है। तो बायां अलिंद में क्या आता है? शुद्ध रुधिर आता है। क्या आता है? शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजनेटेड है ना, ऑक्सीजन युक्त रुधिर जिसको हम शुद्ध रुधिर कहते हैं, वो शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में आकर भरता है। कहां से आता है? फेफड़े से आता है। ये रुधिर कहां से आएगा? फेफड़े से आएगा। ठीक है। फेफड़े के द्वारा रुधिर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त है ना, शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद में आकर भरता है। बाएं अलिंद थोड़ा छोटा होता है, दायां अलिंद जरा बड़ा होता है। ठीक है। बाएं की अपेक्षा दायां अलिंद थोड़ा बड़ा होता है। और दायां अलिंद में हमने देखो यहाँ लिख दिया है दायां अलिंद का आगे का हिस्सा, मतलब आगे वाले शरीर के आगे वाले भाग से है ना, वो रुधिर इधर से आएगा ऊपर से, और निचले भाग का नीचे की तरफ से भरेगा। ठीक है। तो ये अलिंद में, दाएं अलिंद में कैसा रुधिर आता है? अशुद्ध है ना, अशुद्ध रुधिर आकर भरेगा, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अशुद्ध रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो छोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो ये है अशुद्ध रुधिर, संपूर्ण शरीर से आकर भरता है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग जानते हैं कि फेफड़े के द्वारा रुधिर का शुद्धिकरण होता है। रुधिर शुद्ध होता है, ये तो सबको पता है। शुद्ध होता है मतलब ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजनेटेड मतलब रुधिर उपस्थित होता है। तो वो बाएं अलिंद में भरेगा, अशुद्ध रुधिर दाएं अलिंद में भरेगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने एक रफ चित्र बनाया है ना, रफ डायग्राम बनाया है। इसमें आप देखती हैं दायां अलिंद, बायां अलिंद है। ये बायां अलिंद में बाइकस्पिड, वलई है ना, बाइकस्पिड, 2 अर्धचंद्राकार कस्पिड है, कपाट, 2 अर्धचंद्राकार कपाट हैं।
ठीक है, ये 2 अर्धचंद्राकार कपाट हैं। तो जब ये रुधिर भर जाता है बायां लिंग में, फेफड़े से आकर शुद्ध रुधिर भर जाता है, तब इस पे एक प्रेशर पड़ेगा, किस पे, बाइकस्पिड पे, ये बाइकस्पिड पर द्विबलीय कपाट पर प्रेशर पड़ेगा और वो खुल जाएगा। तो रुधिर कहाँ जाएगा, बाएं निलय में। कहाँ आएगा, बाएं निलय में आकर भर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने की बात है और कुछ नहीं। तो बाएं निलय में आकर भर जाएगा। जब बाएं निलय में भरता है तो तुरंत जो है, यहां पर आप देख लीजिए महाधमनी हमने लिखा है, ठीक, महाधमनी। यहां पर भी इस महाधमनी में भी कपाट होता है ना, कि रुधिर वापस ना लौटने पाए, रुधिर वापस ना लौटने पाए। होता है ना, पानी या कोई भी चीज आगे जाता है तो फिर फोर्स से तो पीछे भी कुछ वापस हो जाता है, तो उसको वापस ना लौटे निलय में। यहाँ पर ये चैम्बर छोटा है, जैसे बायां अलिंद छोटा है कंपैरिजन में दायां अलिंद के, वैसे निलय भी छोटा है, ठीक है, क्योंकि इसको पूरे शरीर के भाग में रुधिर को वितरित करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। धमनी का काम होता है वितरण, अभी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब जैसे ये भरता है निलय, बायां निलय, तो ये धमनी दिख रही है आपको, हमने लिखा है महाधमनी, दिख रहा है ना, ये महाधमनी। इसमें भी क्या है, बाइकस्पिड है, ठीक। अब इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये कस्पिड खुल जाएगी, कस्पिड क्या होगी, खुल जाएगी, और रुधिर जो है वो बाएं से कहाँ चला जाएगा, धमनी के द्वारा पूरे संपूर्ण शरीर में, अग्रभाग में भी पश्चिम भाग में भी वितरित हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, यहां से देखिए रुधिर आया और यहां से जो है इसके द्वारा, धमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में शुद्ध रुधिर का वितरण होगा। क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब आएंगे बायां लिंग, दायां लिंग में। दायां लिंग में अशुद्ध रुधिर, मैंने बताया इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये है अशुद्ध रुधिर। अब ये जब भर जाएगा तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ट्राइकस्पिड, यहां पर क्या है, ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब त्रिबलीय, ट्राइकस्पिड, ठीक है। 3 अर्धचंद्राकार कपाट हैं, जो कि शुरू में क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है, ऐसे बंद होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर दायां लिंग में रुधिर भर गया, जब भर गया तो क्या होगा, रुधिर भरेगा तब इस पर प्रेशर पड़ेगा, तो ये रुधिर कहाँ आएगा, ये खुल जाएंगे और ये कहाँ आएगा रुधिर, दायां निलय में, ठीक, दायां निलय, ये दायां निलय है, समझ में आ रहा है, ये दायां निलय में आकर भर जाएगा। और जब दाएं निलय में भर जाएगा तो अब ये भी तो कहीं जाएगा, तब ये आपकी यहां दिख रहा है आपको चित्र में हमने बनाया है, ये है फुफ्फुस, है ना, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पर आप देख रही हैं, दाएं निलय के बाईं ओर, ध्यान दीजिए मेरे बोलने पे, दाएं निलय के बाईं ओर से एक फुफ्फुस महाधमनी निकलती है, जो आगे जाकर दाएं और बाएं 2 शाखाओं में, 2 धमनियों में वितरित हो जाती है। देखो यहाँ दायां और यहाँ बायां, ये बायां फुफ्फुस हो गया और ये दायां फुफ्फुस हो गया, ठीक है ना। तो ये 2, और ये फुफ्फुस कहाँ, फुफ्फुस मतलब फेफड़ा, ये कहाँ जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है। तो बायां फुफ्फुस धमनी जो है बाएं फेफड़े में जा रही है, दाहिना फुफ्फुस धमनी जो है वो दाहिने फेफड़े में जा रही है। बात समझ में आ गई। तो अब आपको समझ में आएगा कि अशुद्ध रुधिर, यहाँ पर भी देखो ट्राइकस्पिड है, इसमें भी रुधिर वापस ना लौटने पाए, तो ये फुफ्फुस धमनी पे भी ट्राइकस्पिड वाल्व है। जब ये निलय भरता है तब इस पे प्रेशर पड़ेगा, तो रुधिर कहाँ जाएगा, इस धमनी में चढ़ेगा, फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी आगे जाके 2 में बढ़ जा रही है, दाएं और बाएं, ठीक है ना, बाएं और दाएं, इस तरह से 2 में बढ़ जा रही है। तो दाहिना दाएं फेफड़े में जाएगी, बायां बाएं फेफड़े में जाएगी, सबको मालूम चल गया। अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर फेफड़े में जाता है, तभी
वहां पर उसका शुद्धिकरण होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर शुद्ध होगा, तब वो आपका कहते हैं कहाँ आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। ठीक है, तो ये हो गई प्रक्रिया, सबको समझ में आ गया होगा। ये इसकी प्रक्रिया हो गई कि किस तरह से ये ब्लड सर्कुलेशन हमारे हृदय में होता है। ठीक है, अब हम आपको एक चीज और बताएंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि कई जानवर ऐसे हैं, जैसे पक्षी है या उभयचर है, जैसे मेढक वगैरह है, तो किसी किसी में 3 भी होता है। जरूरी नहीं सब में, हमारे मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठक हैं, तो जरूरी नहीं कि सब जितने भी जीव हैं सब में 4 हों, किसी में 3 होंगे। अब मछली है, उसमें 2 चैम्बर होता है, 2 कोष्ठक होता है ना। वो पहले ब्लड किस में आता है, क्लोम में आता है, फिर क्लोम से डायरेक्ट जो है वो सीधे शरीर में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि तो वायु ऑक्सीजन लेती है क्लोम से, तो वही ऑक्सीजनेट हो गया और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वैसे ही कुछ पक्षी वगैरह, सरीसृप वगैरह हैं जिनमें 3 हैं, उभयचर मेढक है उसमें 3 है, तो 3 में क्या होगा, 3 में क्या होता है, जैसे 2 ये आपके अलिंद हो गए और एक क्या हो गया, निलय हो गया, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, 2 अलिंद बायां और दाहिना, और ये हो गया निलय। यहाँ पर दोनों में रुधिर आएगा, बस बीच में क्या होता है, थोड़ा सा रुधिर जो है वो मिश्रित हो जाएगा, थोड़ा सा मिश्रित हो जाएगा, क्योंकि कोई कपाट नहीं है, कोई कपाट नहीं है यहाँ पर, कोई कपाट नहीं है, तो इसलिए रुधिर पूरा शुद्ध नहीं रहेगा। एक तरफ बाएं से आया बाएं तरफ रहेगा, दाएं से आया दाएं तरफ, लेकिन मध्य में क्या होगा, थोड़ा मिश्रित हो जाएगा, लेकिन 3 चैम्बर हो गए। ठीक है, तो हर जंतु में 4 कोष्ठक नहीं होते हैं, किसी में 3, किसी में 2 और किसी में 4 भी है। ठीक है, तो हमारे में तो रुधिर देख रही हैं, बीच में क्या है, कपाट है, निलय दाहिने और बाएं निलय के बीच में एक कपाट है। इस कपाट को हम क्या कहेंगे, आंतर अलिंद निलयी कपाट, अंतर अलिंद निलयी कपाट। ये क्या करता है, पट्टे की तरह है, जो कि रुधिर को हमारे सेपरेट रखता है, न शुद्ध को मिलने देता है न अशुद्ध को मिलने देता है, बीच में एक दूसरे को चैम्बर में सेफ रखता है। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं नलिकाएं, तो हमारे में 2 है, धमनी और शिरा। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं पहले भी क्लास में, फिर भी थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। धमनी और शिरा। धमनी का कार्य होता है वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन, वो शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में वितरित करती है, और शिरा का काम होता है अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करना, अशुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर से लाकर किसमें छोड़ना, दाएं अलिंद में छोड़ना। अब आप सोचेंगे कि टीचर जी ने बताया कि बायां अलिंद में शुद्ध है, तो यहाँ कौन ला रहा है, शिरा ला रही है। यहाँ एक ऐसी शिरा है या एक ऐसी धमनी है जो उल्टा काम करती है। काम तो वितरण कलेक्शन का ही है, लेकिन शुद्ध और अशुद्ध का है। जैसे अभी हमने कहा कि धमनी शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में वितरित करती है ना। लेकिन आप यहाँ देख रही हैं, यहाँ पे अभी हमने कहा कि फुफ्फुस धमनी, ये धमनी जो है फुफ्फुस धमनी, वो क्या रुधिर ले जा रही है, अशुद्ध रुधिर को ले जा रही है। ठीक है ना, ये फुफ्फुस धमनी किस रुधिर को ले जा रही है, अशुद्ध रुधिर को ले जा रही है, शुद्ध को नहीं ले जा रही है। वितरण का काम कर रही है, फेफड़े में ले जा रही है, लेकिन रुधिर कैसा है, अशुद्ध है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी सी चीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर शिरा को मैंने कहा कि शिरा जो है दायां ऊपर नीचे संपूर्ण का जो है, शिरा क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को लाकर दाहिने अलिंद में छोड़ती है ना। लेकिन यहाँ पर बायां अलिंद में जो शुद्ध रुधिर आ रहा है, वो कौन ला रहा है, शिरा। लाने का काम कौन कर रहा है, शिरा, ये तो क्लियर है। लेकिन अशुद्ध रुधिर लाती है, लेकिन यहाँ पर बाएं अलिंद में फेफड़े से वो शुद्ध रुधिर को ला रही है। कौन क्या ला रही है, शुद्ध रुधिर को ला रही है। कौन ला रहा है, ये शुद्ध रुधिर को लाने वाला कौन है, फुफ्फुस शिरा। ठीक है ना, ये क्लियर रहेगा। फुफ्फुस शिरा ये लाती है बाएं अलिंद में शुद्ध रुधिर को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, तो आज इतना काफी है, और
आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।